इस सर्दियों की रात में सुल्तान जहरान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके आलीशान महल की खिड़कियों के बाहर हवाएं चीख रही थीं। गौया वो ऐसे प्रासरार पैगामात लेकर आ रही हूं जिन्हें उसके वजीरों में से किसी में बयान करने की हिम्मत नहीं थी। सुल्तान अपने बिस्तर के किनारे बैठा था और उन चरागों को देख रहा था जिनका तेल खत्म होने के करीब था। उसे अपने पहले वजीर की वो रिपोर्ट याद आई जो दोपहर के वक्त उसे दी गई थी। रिपोर्ट बिल्कुल साफ सुथरी थी। उसके अल्फाज निहायत सजे हुए थे। उसमें लिखा था कि राया खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, गंदम के गोदाम नामतों से भरे हुए हैं और लोग अपने हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठाते हैं। लेकिन एक अजीब सा एहसास इस इत्मीनान को खराब कर रहा था। एक ऐसा एहसास जो मखमली दस्ताने में छिपी सुई की चुभन की तरह था। सुल्तान ने फैसला किया कि शक को यकीन से बदल दे। वो खामोशी से अपनी जगह से उठा और कमरे के एक कोने में रखा हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। इसमें न सोना था न जवाहरात, बल्कि इंतहाई सादा कपड़े थे। खुरदरी, ऊन की एक अबा और एक मध्यम रंग की पगड़ी, बिल्कुल वैसी जैसी वो घूमने वाले ताजिर पहनते हैं जिन्हें सफर ने थुका दिया होता है। सुल्तान ने अपने रेशमी कपड़े उतार दिए और वो खुरदरे कपड़े पहन लिए। जब उसने आईने में देखा तो उसे सुल्तान नजर नहीं आया, बल्कि एक आम आदमी दिखाई दिया जिसके चेहरे पर वक्त ने थिकन के कुछ मसनूई निशान छोड़ दिए थे। वो महल के पछले रास्तों से खामोशी से गुजरा, वो रास्ते जिन्हें सिर्फ वो और उसका वफादार खादिम मसूद ही जानते थे। आखिर वो बाग की दीवार के साथ लगे एक छोटे दरवाजे तक पहुंच गया। वहां उसने पहरेदार को सोया हुआ पाया, या शायद वो सोने का बहाना कर रहा था। सुल्तान ने उसे जगाया नहीं, बल्कि आहिस्तगी से कंडी खोली और शहर की तारीकी में निकल गया। गलियां तकरीबन खाली थीं, सिवाय उसके कदमों की आवाज के जो ठंडे पत्थरों पर मध्यम गूंज पैदा कर रही थी। बाहर की हवा महल की हवा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसमें नमी की बो, जलती लकड़ियों के धुएं की महक और एक और अजीब सी खुशबू मिली हुई थी जिसे वो फौरन पहचान न सका। वो ऐसी बू थी जैसे जला हुआ आटा। सुल्तान काफी देर चलता रहा, यहां तक कि वो एक मोहल्ले में पहुंचा जिसे ज़ुकाक ज़िलाल कहा जाता था। ये महल्ला अपनी तंग गलियों और एक दूसरे से जड़े घरों की वजह से मशहूर था, जहां कारीगर और छोटे पेशा वर लोग रहते थे। उसे उम्मीद थी कि यहां मुकम्मल खामोशी होगी, क्योंकि आधी रात गुजर चुकी थी। लेकिन वो इस वक्त हैरान रह गया जब उसे एक पुरानी बेकरी के कोने से हल्की सी हरकत और सरगोशियां सुनाई दें। सुल्तान एहतियात से आगे बढ़ा और करीब की एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया, जैसे कोई मुसाफिर सफर की थिकन उतारने के लिए बैठा हो। उसने अपनी टोपी नीचे कर ली ताकि उसके चेहरे का कुछ हिस्सा छिप जाए और कान लगाकर सुनने लगा। वहां 3 आदमी बंद बेकरी के दरवाजे के सामने खड़े थे और अंदर मौजूद नानबाई से आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे, जो एक छोटी खिड़की से झांक रहा था। इनमें से एक ने उल्तजा भरी आवाज में कहा, चचा मंसूर, मेरे बच्चों ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। कल मैंने आपको एक सा जो दिया था, क्या मुझे एक रोटी भी नहीं मिल सकती? नानबाई ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। इसकी आंखें खौफ से दाएं बाएं घूम रही थीं। बेटे, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, आज जो आटा मेरे पास आया है वो एक सही रोटी गूंधने के लिए भी काफी नहीं। गोदाम बंद हैं और बड़े ताजिर कहते हैं कि गंदम खराब हो चुकी है। सुल्तान ने नकाब के नीचे अपनी भनवें स्कीड़ लें। गंदम खराब हो चुकी है? कैसे? और महल की रिपोर्टें इस बात की तस्दीक करती थीं कि इस साल की फसल गुज़िश्ता 10 बरसों में सबसे ज्यादा हुई है। एक और आदमी ने बात में दखल दिया। उसकी हालत इंतहाई गुर्बत को जाहिर कर रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, यह कैसा कीड़ा है जो सफेद गंदम को खा जाता है और चोकर को छोड़ देता है? मैंने गाड़ियां देखी हैं। हां, मैंने उन्हें अपनी आंखों से सूरज गुरूब होने से पहले देखा था। वो ताजिर बरहान के गोदामों में दाखिल हो रही थीं और उन पर भारी बोरियां लदी हुई थीं। नानबाई ने सरगोशी करते हुए खबरदार किया, आवाज आहिस्ता रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। ताजिर बरहान बहुत बासर आदमी है और उसका हाथ बहुत लंबा है। अगर उसके आदमियों में से किसी ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम कल सूरज नहीं देखोगे।
इसी वक्त सुल्तान एक अजनबी ताजिर का रूप धारे आगे बढ़ा और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, अस्सलाम अलैकुम ऐ लोगो, मैं तुम्हारे शहर का नहीं हूं और भूख ने मुझे नढाल कर दिया है। क्या वाकई तुम्हारे जैसे बड़े शहर में एक मेहमान को खिलाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिल सकती? सब लोग उसकी तरफ मड़कर देखने लगे। वो कुछ लम्हे हचकचाए, फिर नानबाई को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और उसके हाथ में एक चीज थमा दी जो एक पुराने कपड़े में लपटी हुई थी। नानबाई ने कहा, ये ले लो और हमारी नाक्स मेहमान नवाजी को माफ कर देना। यही कुछ बचा है। ये खालिस गंदम नहीं, बल्कि हमने उसमें मकई का आटा और कुछ पैसी हुई जड़ें मिला दी हैं ताकि किसी तरह पेट भर सके। सुल्तान ने रोटी ले ली। उसका लम्स अजीब था, बहुत सख्त और गैर मामूली तौर पर भारी। इसने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से चल दिया, लेकिन उसने रोटी नहीं खाई। जब वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक मध्यम चिराग की रोशनी थी, तो उसने कपड़ा खोला और रोटी को गौर से देखा। जो कुछ उसने देखा, उसने उसे वहीं साकित कर दिया। रोटी सिर्फ मिला हुआ आटा नहीं थी, बल्कि उसमें छोटे चमकदार जर्रात भी थे। रेत। हां, रोटी में बारीक रेत मिलाई गई थी ताकि उसका वजन और हजम बढ़ जाए। सुल्तान के दिल में शदीद दर्द उठा। यह दर्द उसकी अपनी भूख का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उसकी रियाया का हाल इसकी लाइल्मी में यहां तक पहुंच गया था। कोई कैसे जरात कर सकता है कि लोगों को जमीन की मिट्टी खुलाए? इसी सोच में डूबा हुआ था, एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये घोड़ों के सम्मों की आवाज नहीं थी और न ही इन सुनों के कदमों की। ये एक नर्म सी आवाज थी, जैसे कपड़ा जमीन से रगड़ खा रहा हो। सुल्तान तजस्सुस और एहतियात के साथ इस आवाज की समझ बढ़ा। वो गली के एक कोने में पड़े खाली पीपों के पीछे छिप गया। वहां से उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हैरान भी किया और मशकूक भी बना दिया। उसने एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी देखी जिसे घोड़ों या खच्चरों के बजाय दो मजबूत आदमी खींच रहे थे। और सब से अजीब बात यह थी कि इस गाड़ी के पहियों पर मोटे मोटे बोरियों और ऊन की तही लिपेटी गई थी। क्यों? ताकि पत्थरों पर चलते वक्त आवाज पैदा ना हो। वो गाड़ी अंधेरे में एक खामोश साया की तरह चल रही थी। इस पर जो बोरियां लदी हुई थीं, वो कुचरे या पत्थरों की नहीं लगती थीं, बल्कि उनकी मजबूत शक्ल से मालूम होता था कि वो आटे या अनाज की बोरियां हैं। सुल्तान ने ज्यादा गौर से देखा जब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब से गुजरी, और उसी लम्हे इसकी नजर एक छोटी सी तफसील पर पड़ी जिसने उसके खून को खौला दिया। बोरों में से एक पर एक मेहर लगी हुई थी। वो मेहर जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये शाही मेहर थी, वही मेहर जो महल के शाही गोदामों पर लगाई जाती थी। लेकिन उस पर मोटे कोयले की एक सियाह लकीर खींचकर उसे मिटाने की कोशिश की गई थी, जैसे कोई इस सामान की असल शनाख्त छिपाना चाहता हो। इस लम्हे सुल्तान के जहन में जो सवाल आया वो ये नहीं था कि चोर कौन है, बल्कि इससे भी ज्यादा खौफनाक सवाल था। ये गाड़ी शहर के जनूबी दरवाजे की तरफ जा रही है, और वो दरवाजा तो शाही हुक्म के मुताबिक सूरज गुरूब होते ही बंद कर दिया जाता है। तो फिर इस रात के वक्त उसे खोलने की चाबी किसके पास है? सलाह क्या कि वो इस खामोश गाड़ी का पीछा करेगा। कौन अवाम की खुराक को चोरी करके बाहर ले जा रहा है? जब गाड़ी इस तंग गली से निकलकर एक खुली जगह में पहुंची तो वो दोनों आदमी रख गए। अंधेरे साए में से उन्होंने दो ताकतूर घोड़े निकाले जो पहले से उस काम के लिए तैयार खड़े थे। तेजी और महारत से उन्होंने गाड़ी को घोड़ों के साथ बांध दिया, क्योंकि बोझ इतना ज्यादा था कि इंसानों के कुंधे उसे ज्यादा दौर तक नहीं खींच सकते थे। सुल्तान ने यह मालूम नहीं था कि उसके ये कदम उसे एक ऐसे राज तक ले जाएंगे जिसका तसव्वुर भी किसी इंसान ने नहीं किया था। लेकिन क्या वो दोनों गाड़ी वाले ही वहां थे, या फिर अंधेरे घरों की छतों से कुछ और आंखें भी उसे देख रही थीं? सुल्तान ने अपनी अबा के नीचे छिपे छोटे खिंजर को टटोला और भूत जैसी गाड़ी का पीछा करने के लिए अपना पहला कदम उठाया। सुल्तान जहरान खामोश गाड़ी के पीछे ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई मध्यम साया हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए कि उसके और इन दो मजबूत आदमियों के दरमियान मुनासिब फासला रहे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, खौफ से नहीं बल्कि गुस्से और इंतजार की शिद्दत से।
गाड़ी, जिसके पहियों पर बोरियों की तहीं लपटी हुई थी, गलियों के पछले रास्तों से गुजरती रही, इन बड़ी सड़कों से दूर जहां रात के पहरेदार गिश्त करते थे। इस रास्ते का इंतखाब इस बात का वाज़ेह सबूत था कि जो कुछ हो रहा है वो कोई जायज तिजारती काम नहीं, बल्कि रात की तारीकी में बुना जाने वाला एक धोखा है। आखिरकार गाड़ी शहर की जनूबी दीवार तक पहुंच गई, खास तौर पर एक पुराने दरवाजे के पास, जिसे दरवाजा निस्यान कहा जाता था। यह दरवाजा कई साल पहले शाही हुक्म से बंद कर दिया गया था और उसकी जगह बड़े मरकजी दरवाजे को इस्तेमाल किया जाता था। सुल्तान जहरान एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर मंजर देखने लगा। उसे तवक्का थी कि गाड़ी रक जाएगी या वो आदमी ताला तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हुआ वो उससे भी ज्यादा अजीब था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के करीब पहुंची, अंधेरे में से एक तीसरा शख्स नमूदार हुआ। वो शाही मुहाफिजों की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसके हाथ में मिशाल नहीं थी। वो मुहाफिज खामोशी से आगे बढ़ा। उसने गाड़ी वालों से एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाबी निकाला और ताला तेल में भीगे कपड़े से मिल दिया ताकि खोलते वक्त चरचराहट की आवाज ना आए। चाबी घूमी और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, तकरीबन बगैर किसी आवाज के। गाड़ी अंदर गुजर गई और मुहाफिज ने दरवाजा उनके पीछे बंद कर दिया, मगर उसे मुकम्मल तौर पर मुकफ़ल नहीं किया। उसने उसे थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, जैसे वो उनकी वापसी या मजीद गाड़ियों का इंतजार कर रहा हो। जहरान को एहसास हो गया कि बिदानवानी ने मुहाफिजों की हड्डियों तक को खोखला कर दिया है। उसने चंद लम्हे इंतजार किया ताकि यकीन कर ले कि कोई उसे नहीं देख रहा। फिर एक तजर्बा कार जंगजू की तरह फिरती से आगे बढ़ा और उस नैम खुले दरवाजे से गुजर गया। वो शहर की दीवारों के बाहर पुराने सुनाती इलाके में पहुंच गया। ये जगह पुराने चमड़े के कारखानों के वीरान, गोदामों और खुस्ता हाल मिट्टी की इमारतों से भरी हुई थी। वहां की बदबू इतनी तेज थी कि किसी और बो को आसानी से छुपा सकती थी। गाड़ी एक बड़ी पथरीली इमारत की तरफ बढ़ी। ये कभी काफिलों के आराम के लिए एक सुराय हुआ करती थी, मगर अब बरसों से वीरान पड़ी थी। गाड़ी सिराय के सहन में दाखिल हो गई। इसी लम्हे जहरान तेजी से एक पुराने अंजीर के दरख्त पर चढ़ गया जो इमारत की बैरूनी दीवार के साथ लगा हुआ था। ऊंची शाख से इसने फिरती से छलांग लगाई और सुराय की छत पर जा पहुंचा। वो अपने पेट के बल लेट गया और आहिस्तगी से रेंगता हुआ छत में मौजूद एक बड़ी रोशनदान की तरफ बढ़ा जो कभी हुआ के गुजर के लिए बनाया गया था। जहरान ने सिर इस रोशनदान से नीचे झांका ताकि देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। जो मंजर उसने देखा वो हर लिहाज से चौंका देने वाला था। वहां सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि खामोश गाड़ियों, गुलामों और मजदूरों का एक छोटा सा लश्कर मौजूद था। जगह को मध्यम मिशालों से रोशन किया गया था ताकि बाहर से किसी को शक ना हो। जहरान ने एक इंतहाई मुनज्जम और हैरान कुन अमल देखा। मजदूर शाही मेहर वाले गंदम के थैले खोल रहे थे। वो खालिस गंदम जो हंगामी जखीरे के लिए मखसूस थी, और उसे नए नफीस थैलों में भर रहे थे जिन पर लिखा था बराए बरामद। और हाल के दूसरे हिस्से में मजदूर खराब और घटिया गंदम के बचे हुए दानों को मिला रहे थे, फिर उन्हें उन्हीं असल शाही थैलों में भरकर दोबारा सी रहे थे, ऐसे धागे से जो शाही धागे से बिल्कुल मिलता जलता था। जहरान ने हैरत से सरगोशी की। ये लोग जर्द सोना चोरी कर रहे हैं और अपनी ही राया को मिट्टी खुला रहे हैं, और वो भी उन्हीं थैलों में, ताकि वजन और शक्ल में फर्क महसूस ना हो। लेकिन मामा अभी खत्म नहीं हुआ था। ये सब कौन चला रहा था? सुल्तान जहरान ने अपनी नजर पूरे हाल में दौड़ाई ताकि इस साजिश के असल सरगना को तलाश कर सके। उसे वो ताजिर बरहान नजर नहीं आया जिसका जिक्र लोगों ने बाजार में किया था, मगर उसने एक आदमी को देखा जो हाल के एक कोने में एक छोटी मेज के पास बैठा था। उसके सामने मोटे मोटे रजिस्टर और खाते खुले हुए थे। जहरान ने गौर से इस आदमी को देखा। वो गहरी रंगत की अबा पहने हुए था, लेकिन अबा के नीचे उसके सीने पर कुछ धाती चीज चमकी। एक जंजीर, सोने की जंजीर जिसमें एक खास लॉकेट था। जहरान ने अपनी आंखें स्कीड़कर उसे साफ देखा। यह सुनहरी तराजू का निशान था। यह आदमी कोई ताजिर नहीं था, यह तो बाजारों का बड़ा निगरान अफसर था। वो शख्स जिस पर अशिया की निगरानी, मयार की जांच और धोखे को
रोकने की जिम्मेदारी थी। क्या अजीब सितम था, मुहाफिज ही चोर निकला। वो निगरान अपने कलम से सरकारी रजिस्टरों में एदाद बदल रहा था। जैसे ही मिलावट शुद्ध माल पहुंचता, वो हिसाब किताब दुरुस्त कर देता ताकि गोदामों की जांच के वक्त कोई कमी जाहिर ना हो। जब जहरान ये सब देख रहा था और उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, अचानक एक गैर मुतवक्का वाकया पेश आया। इस रोशनदान के करीब एक कबूतर का घोंसला था जहां से सुल्तान झांक रहा था। कबूतर इचांक चौंक कर फड़फड़ाया और जोर से पर मारे। उसके साथ ही रोशनदान के किनारे पर जमा मिट्टी और छोटे कंकर नीचे हाल के बीच में गिर पड़े। नीचे एकदम गहरा सुनाटा छा गया। मजदूरों के हाथ रख गए। बड़ा निगरान अचानक सर उठाकर छत की तरफ देखने लगा और उसकी करख्त आवाज गूंजी, ऊपर कोई हरकत है, फौरन मिशालें बुझा दो। एक ही लम्हे में पूरा हाल घुप अंधेरे में डूब गया। जहरान ने तलवारों और खिंजरों के नियाम से निकलने की आवाजें सुने और भारी कदमों की धमक जो सीढ़ियों की तरफ दौड़ रहे थे, जो छत की तरफ जाती थी। सुल्तान अब अकेला था, बगैर मुहाफिज के एक बोसीदा इमारत की छत पर महसूर, जबकि नीचे मुसल्लह मुजरिमों का पूरा गुरवा उसकी तरफ आ रहा था। उसने जल्दी से उर्दगर्द देखा कि कोई रास्ता निकल सके। नीचे छलांग लगाना यकीनन टांग तोड़ने के बराबर था और वहीं ठहरना मौत या कैद के बराबर। इसी लम्हे उसकी नजर अंधेरे में एक मोटे रस्सी पर पड़ी जो पुरानी सामान उठाने वाली चरखी से लटक रही थी, जो छत के किनारे पर लगी थी। सोचने का वक्त नहीं था। वो दौड़कर रस्सी की तरफ गया और इसी वक्त छत का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला जा रहा था। उसने रस्सी पकड़ी और अंधेरे सहन की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन उसे मालूम न था कि वो रस्सी पुरानी और दरमियान से बोसीदा थी। जमीन तक पहुंचने से पहले ही उसे एक तेज चरचराहट सुनाई दी। रस्सी टूट गई। सुल्तान जहरान जोर से नीचे गिरा, गेले और गंदे भूसे के ढेर पर, और लढ़क कर एक खाली लकड़ी के पीपे से टकरा गया। रात की खामोशी में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। ऊपर से एक आदमी चीखा, वहीं है, पिछले सोहन में, उसे पकड़ो। जहरान ने उठने की कोशिश की, मगर उसके टखने में शदीद दर्द उठा। उसने खुद को संभाला और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसने देखा कि 3 मजबूत आदमी सराय के पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं। उनके हाथों में मोटे डंडे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में शरारत और जुल्म की चमक थी। उन्होंने उसे पहचाना नहीं था। उनके लिए वो बस एक मुदाखलत करने वाला चोर या कोई आवारा था जिसने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जहरान पीछे हटा, मगर वो एक बंद रास्ते से जा टकराया। पीछे ऊंची दीवार और सामने वो 3 आदमी। उसने अपनी अबाह के नीचे हाथ डालकर अपने छोटे खिंजर के दस्ते को मजबूती से पकड़ लिया। यही उसका वाहिद हथियार था। 3 दरंदों के मुकाबले में उनमें से एक आदमी ने डंडा लहराते हुए कहा, आए आदमी, काश तुम अपने बस्तर में ही पड़े रहते। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। लेकिन क्या वाकई यही अंजाम था, या सुल्तान जहरान के पास अभी कोई चाल बाकी थी जो उसने इस्तेमाल नहीं की थी? और क्या अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी अस्ल शिनाख्त जाहिर करना पड़ेगी, जिसका मतलब होगा बड़े मुजरिमों को पकड़ने का मौके खो देना? सुल्तान जहरान एक कदम पीछे हटा और उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। 3 आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे और चांदनी की मध्यम रोशनी में उनके साए खौफनाक अंदाज में हिल रहे थे। जिस्मानी लड़ाई एक ऐसे सुल्तान के लिए दानिशमंदाना इंतखाब नहीं थी जो भैंस बदल कर आया हो और जिसका टुकना जख्मी हो। इसी फैसला के लम्हे में जहरान के जहन में एक ख्याल चमका। उसने अपना खिंजर इस्तेमाल नहीं किया। वो बजली की तरह झुका और जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी और दिबागत के जलाने वाले सफूफ से मिली एक मिट्टी भरकर उठाई। फिर अचानक उसे उनके चेहरों की तरफ इछालते हुए जोरदार आवाज में चीखा, आग, आग लग गई है गोदाम में। वहां कोई आग नहीं थी, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां भूसा, लिकड़ी और तेल मौजूद हों। ऐसी चीख फितरी खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। आदमी घबरा गए और बेअख्तियार पीछे हट गए। अपनी आंखें मिलने लगे जिन्हें गर्द ने जला दिया था। इन कीमती चंद लम्हों में जहरान ने वक्त जाया नहीं किया। उसने अपने कुंधे से अपने पास मौजूद एक छोटे लकड़ी के दरवाजे को धुका दिया,
जो दबागत के पानी के इखराज के लिए बनाया गया था, और उसके जरिए फंसलकर पिछली तंगली में निकल गया। जहरान अपने जख्मी पांव के दर्द को नजरअंदाज करते हुए दौड़ता रहा, तारीख गलियों में मुड़ता हुआ, जिनका नक्शा उसे तारीख की किताबों से याद था। आखिरकार वो नजरों से उछल हो गया, पीछे सिर्फ शौर और घबराहट छोड़कर। सुल्तान फज्र से कुछ पहले अपने महल वापस पहुंच गया। वो खफिया दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जहां उसका वफादार खादिम मसूद बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। सुल्तान ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, सिर्फ इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। जहरान ने उस रात की धूल मिट्टी धोई, अपने पांव पर पट्टी बांधी, फिर अपनी शाही पोशाक पहन ली, लेकिन वो सोया नहीं। वो महल की बड़ी दरबार गाह में अपने तख्त पर बैठ गया और सूरज तुलुआ होने का इंतजार करने लगा। उसके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, वही सख्त और खशक रोटी जो उसने उस गरीब नानबाई से ली थी। सुबह 8 बजे के घंटे के साथ ही सुल्तान ने हुक्म दिया कि बाजारों के बड़े नगरान को फौरन हंगामी इजलास के लिए बुलाया जाए, और उसके साथ बड़े ताजरों और वजीरों को भी। नगरान दरबार में दाखिल हुआ। वो थुक्का हुआ और परेशान लग रहा था। उसके कपड़ों में अब भी धुएं की बू बसी हुई थी और उसकी आंखें सरख और सूजी हुई थीं। वो बैठ गया और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बनाने की कोशिश करते हुए बोला, मेरे आका सुल्तान, सब खैर तो है? क्या इस सुबह सवेरे कोई हंगामी मामला है? जहरान ने उसे एक पुरस्कौन मगर गहरी नजर से देखा, ऐसी नजर जो समंदर से भी ज्यादा गहरी थी। वो न चीखा और न गुस्सा किया। उसने धीमी आवाज में कहा, आए नगरान, मुझे कल रात एक अजीब ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक पुराने गोदाम में चल रहा हूं। मैंने खामोश गाड़ियां देखी जो बगैर आवाज के चल रही थीं, और मैंने शाही मिहर को रीत के थैलों पर लगते देखा। नगरान का चेहरा जर्द पड़ गया। उसका हाथ जो अपनी अबा के किनारे को पकड़े हुए था, हल्का सा कांपने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, यह तो ख्वाब है मेरे आका, महज ख्वाब। बाजार बिल्कुल ठीक हैं, और जो रिपोर्ट मैंने कल पेश की थी वो इसकी तस्दीक करती है। इसी लम्हे जहरान ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और वो पत्थर जैसी सख्त रोटी बड़ी मेज के बीच में रख दी। रोटी के लिकड़ी से टकराने की आवाज खामोश दरबार में वाज़ेह सुनाई दी। सुल्तान ने कहा, और ये रोटी, क्या ये भी मेरे ख्वाबों में से है? फिर उसने अंगली से नगरान की अबा के किनारे की तरफ इशारा किया और कहा, और तुम्हारे कपड़े के किनारे पर यह पहला धब्बा, ये तो दिबागत का सफूफ है जो शहर की दीवारों के बाहर पुराने गोदामों में इस्तेमाल होता है ना? गिर गया नकाब। मुफत्तिश को फौरन समझ आ गया कि जिस शख्स को वो पिछली रात चोर समझकर पकड़ने निकले थे वो कोई आवारा आदमी नहीं बल्कि खुद सुल्तान था। मुफत्तिश घुटनों के बल गिर पड़ा और मुआफी मांगने लगा। वो बार बार इल्तिजा करता रहा और अपने तमाम जुर्मों का इतराफ कर लिया, हत्ती कि उसने अपने तमाम साथियों के नाम भी बता दिए, वो ताजिर और सिपाही जिन्होंने अमानत में खयानत की थी। लेकिन सुल्तान जहरान ने न सिर कलम करने का हुक्म दिया और न दरबार को खून की जगह बनाया। उसने ऐसा फैसला सुनाया जो इससे भी ज्यादा सख्त और सबके लिए एक बड़ा सबक था। उसने हुक्म दिया कि मुफत्तिश और तमाम मुलव्वस ताजिरों की तमाम दौलत जब्त कर ली जाए। उनके जाती गोदामों को वक्फी बेकरियां बना दिया जाए जहां 1 साल तक गरीबों को मुफ्त रोटी दी जाए, और सजा के तौर पर मुफत्तिश और उसके साथी उन्हीं बेकरियों में अपने हाथों से आटा गूंधें और रोटी पकाएं ताकि वो मजदूर की मेहनत और तंदूर की गर्मी को महसूस करें और वही खाएं जो खुद बनाएं। जहां तक इन मुहाफिजों का ताल्लुक था जिन्होंने दरवाजा खोला था, उन्हें उनके अहदों से बरतरफ कर दिया गया और दौर दराज सहराई सरहदों की निगरानी पर भेज दिया गया ताकि उन्हें उस इमानत की कदर मालूम हो जिसे उन्होंने जाये किया था। फिर असली गंदम के गोदाम खोल दिए गए। खुशहाली दोबारा बाजारों में लौट आई और खालिस सफेद रोटी फिर से गरीब और अमीर दोनों की मेजों पर आने लगी। लोगों को मालूम हो गया कि उनके पास ऐसा सुल्तान है जो सिर्फ रिपोर्टों पर एतमाद नहीं करता बल्कि अपनी मुमल्लकत में चीवंटी की आहट तक सुन लेता है। दिन गुजरते गए, साल बीत गए और शहर की गलियों में दोबारा सुकून फैल गया। अपनी हुक्मरानी के आखिरी बरसों में सुल्तान जहरान
अक्सर महल की बालकोनी में बैठकर शहर की बेकरियों से उठता हुआ धुआं देखता और मुतमईन होकर मुस्कुराता। इस रात ने उसे एक ऐसा सबक दिया था जिसे वो कभी नहीं भूला। सच्चाई ना तो खूबसूरत कागजों में होती है और ना खुशामदियों की बातों में। सच्चाई वहां होती है सादा लोगों की आंखों में, रोटी के जायके में और इन सरगोशियों में जो अंधेरे में की जाती हैं, जब लोगों को लगता है कि कोई उन्हें सुन नहीं रहा। लोग नस्ल दर नस्ल सुल्तान और नानबाई की कहानी सुनाते रहे, यहां तक कि वो बच्चों के लिए एक दास्तान बन गई। एक ऐसी कहानी जो उन्हें याद दिलाती है कि इंसाफ देर से आ सकता है मगर जरूर आता है, और कोई राज हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन नहीं रहता। शहर सुकून से सो गया, रोशन कल की उम्मीद के साथ, और अब हम भी उन्हें अल्लाह की अमान में छोड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।